मेरे प्यारे बच्चों, मेरी YouTube फैमिली के मेंबर्स, आप सबको मैं बहुत याद करता हूँ। और यस, मोस्ट अवेटेड लेजेंड ऑफ आइकन एकेडमी, ऑफ हर फैमिली, और अब तो मैं बोल दूं कि महाराष्ट्र की लेजेंड किंजल हमारे साथ है। और किंजल जो है नए सिलेबस में पूरे वेस्टर्न रीजन से, इनफैक्ट अगर कुछ रीजन्स को हटा दें तो शी इज ओनली द रैंकर ऑल इंडिया रैंक 5। शी इज विथ अस। तो दोस्तों प्लीज इनका स्वागत कीजिए और मैं इनका टीचर स्वागत करता हूं किंजल का। और हम जानेंगे किंजल से कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ये जो नया सिलेबस है ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं कहना चाहूंगा बट बहुत वास्ट है। आपको बहुत सारा एफर्ट लेना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इस क्लियर करने के लिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो अब मैं सीधे किंजल से पूछूंगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत टाइम से बेकरार हैं कि आप किंजल को सुने। तो शी इज विथ अस। तो सबसे पहले किंजल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे लिए आए। एक्चुअली किंजल के बीकॉम के एग्जाम्स हैं, तो एक और चीज़ है कि शी इज इन बीकॉम से सेकेंड ईयर में है। तो लेट्स सी, इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कि स्ट्रेटजी क्या थी पढ़ाई में? हेलो एवरीवन। इसी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं लगाई थी पढ़ने के लिए, बस सोचा था कि दोनों ग्रुप देने हैं। स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड था कि कुछ भी हो जाए दोनों ग्रुप तो देना ही है। उसी हिसाब से डिसाइड किया। सर ने भी शेड्यूल बताया था कि कैसे पढ़ना है। एक ग्रुप से एक सब्जेक्ट लो, दूसरे ग्रुप से एक सब्जेक्ट लो, फिर वही एक मंथ का पूरा शेड्यूल बना दिया स्टार्टिंग में। उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर मतलब जैसे जैसे दिन आगे आगे पढ़ते गए वैसे इंटरेस्ट बढ़ा। और ये मतलब दिमाग में रखो कि सिर्फ पढ़ाई 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 मत करो पूरा दिन, वरना वो बहुत बर्डनसम हो जाएगा। डू मेडिटेशन, थोड़ा एक्सरसाइज करो। आप मेडिटेशन करते थे? यस सर, एवरी डे किया। अराउंड फॉर कितने मिनट्स के लिए? फॉर 15 मिनट्स। वो फोन में एक ऐप था, उसका 15 मिनट्स एवरी डे नोटिफिकेशन आता था। बहुत बढ़िया। मतलब ये मैंने इसके ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था कि मेडिटेशन करना चाहिए हम स्टूडेंट्स को। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, रैंकर्स जो है वो हर एक चीज़ को अलग तरीके से करते हैं, मतलब करते वही हैं जो वो करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन करना, क्योंकि कई बच्चे इसको यूजलेस मानते हैं। तो एक चीज़ है कि मेडिटेशन से हमारा दिमाग जो एक्सेप्ट करता है वो चीज़ों को स्टोर करता है। मेरे ख्याल से रिटेंशन पावर बढ़ जाता है ब्रेन का। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ किंजल ने कही, मेडिटेशन। व्हाट मोर? और खुश रह के पढ़ाई करो। मतलब ऐसा मत करो कि पढ़ना है, 4 महीने में एग्जाम है, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा। खुश रह के अच्छा खाना खाओ और बस पढ़ते रहो। जो शेड्यूल डिसाइड किया है उस हिसाब से दिन भर पढ़ते जाओ। बट किंजल का खाना ये बोल रही है, मेरे को लग रहा है झूठ बोल रही है, क्योंकि इनका शरीर देख के ऐसा लगता नहीं कि खाना खाती है। ओके, तो दूसरा पॉइंट जो किंजल ने कहा, ये कहा कि मेडिटेशन तो आप कीजिए, बट उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा खुश रह के पढ़ाई करनी है, बर्डन लेके नहीं, मेरे हिसाब से। क्योंकि ये अपने बच्चे लोग ना, इतना सारा बच्चा है, मैं कैसे करूँगा, सिर्फ पढ़ना है, टेंशन लेना है। और मतलब कहीं पे भी कुछ हो गया तो है, सर है, फैमिली है, उनसे पूछो कैसे पढ़े, फ्रेंड से पूछो, दे कैन हेल्प यू। बट टेंशन मत लो ज़्यादा, वरना जो पढ़ना हो रहा है वो भी नहीं होगा। बहुत सही। तीसरी चीज़, जैसे एक टाइम टेबल, क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट सेक्शन में करते हैं कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो स्पेशली जो बच्चे दोनों ग्रुप का सोच रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, या प्रोफेशनल के बच्चे भी जो वीडियो देख रहे हैं और तीनों ग्रुप का सोच रहे हैं, तो व्हाट स्ट्रैटेजी मस्ट दे फॉलो? उनको क्या फॉलो करना चाहिए? कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए? क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट उठाएं, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाएं? फिर कितने घंटे एलोकेट करें? स्टडी का आर कितना होना चाहिए? फिर टेस्ट पेपर, मतलब क्या आपने एग्जाम के पहले टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व किए थे? क्योंकि रैंक 5 अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और आइकन एकेडमी को बहुत गर्व है कि पूरे पुणे में अभी तक, जहाँ तक हमारी जानकारी है, नए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ किंजल का ही रैंक है, वो भी रैंक 5। तो एक स्ट्रैटेजी बताएंगे किंजल। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि मतलब दिन में, मतलब मैं तो बोर हो जाती हूँ एक सब्जेक्ट पढ़ के, इसलिए मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी। पहले फर्स्ट रीडिंग के लिए 2 सब्जेक्ट लेने का, मतलब फर्स्ट ग्रुप से एक सब्जेक्ट और सेकेंड ग्रुप से एक सब्जेक्ट, एक थियोरी तो एक प्रैक्टिकल, वो बैलेंस हो जाता है दिन में। और फिर बाद में उसको ही मतलब 5-6 डेज रिपीटेडली पढ़ के खत्म करने का। फर्स्ट रीडिंग 6 दिन में आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो गए। फिर दूसरा 2 सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट आपने कौन से उठाए थे? मैंने सबसे पहले तो कंपनी लॉ लिया था ग्रुप 1 से, में, और एफएम लिया था ग्रुप तो 2। और कितने? अच्छा, एक और चीज, सुबह पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे? सुबह।
कितने बजे उठते थे बेटा? तो भी मतलब स्टार्टिंग के 2 महीने में इतना जल्दी नहीं उठना हुआ, 6 बजे या 6:30 या 7 भी हो जाता था कभी कभी, बट जो लास्ट का अक्टूबर नवंबर आ गया था ना, तब तो 5:30 का अलार्म मतलब मेन मेहनत आपने मेरे ख्याल से सुबह। अक्टूबर कब से की? अक्टूबर से स्टार्ट। आई थिंक हम लोगों का सिलेबस अगस्त में खत्म हो गया हुआ था, था। सितंबर में आप घर चले गए थे। हाँ, फिर अक्टूबर नवंबर 2 महीने बहुत पढ़ाई किया। 5:30 से उठ के, और लगभग दिन में तो ये 5:30 बजे उठती है। तीसरी चीज ये भी है, सो मेडिटेशन, हैप्पीनेस, और मॉर्निंग में ये 5:30 बजे उठती थी। तीन मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपके लिए निकाल रहा हूँ। और एक दिन में ये 2 सब्जेक्ट्स लेती थी, एक थियोरी का सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। फिर आर्ट्स कितने घंटे पढ़ते थे बेटा? स्टार्टिंग में तो इतना बैठना नहीं होता है क्योंकि जैसे अब अगस्त तक अगर आपकी क्लास चली, हाँ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके पास 3 महीने थे सेल्फ स्टडी के लिए। तो सितंबर में कितने घंटे का आपका स्टडी रहा? सितंबर में तो 7 आवर्स तक ही होता था, और मैथ्स टू बिना मैथ्स। चीटिंग के? हाँ, बिना चीटिंग के 6 to 7 आवर्स। और संडे को ब्रेक लेते थे? ज्यादातर तो नहीं, मतलब क्योंकि मैं वहाँ पे होम टाउन गई थी तो कुछ इतना है नहीं अरे बाहर उतना, घूमने हाँ। वगैरह के लिए, तो पढ़ाई में ही था पूरा टाइम, 6 to 7 आवर्स। फिर बीच में दिवाली वगैरह था तो ब्रेक हो ही गया था बीच में ब्रेक हो गया था। और अक्टूबर में कितने आवर्स पढ़ाई की? फिर बाद में थोड़ा बढ़ गया था स्ट्रैटेजी, मतलब बैठने की भी कैपेसिटी आ गई थी, 9 to 10 आवर्स मैक्स टू मैक्स अक्टूबर में। फिर नवंबर सेम 10 to 11 मतलब to 12 आवर्स। बाप रे, मुझे भी डर लग रहा है। सो सितंबर में इन्होंने 7 आवर्स पढ़ा। सितंबर बोले तो एग्जाम के लगभग 3 महीने पहले 7 आवर्स, एग्जाम के 2 महीने पहले 10 to 12 आवर्स, मेरे ख्याल से 10 आवर्स नवंबर में, और अक्टूबर में 10 आवर्स, और नवंबर में लगभग 12 आवर्स एवरीडे। और किंजल को जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये मेरी स्टूडेंट है, फाउंडेशन भी मेरे हमारे यहाँ थी, एग्जीक्यूटिव भी हमारे यहाँ पे थी। किंजल अगर ये बोल रही है तो सच में वो कर रही थी सिंसियरली। और क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, 12 घंटे की पढ़ाई करते बट ना उसमें मोबाइल देखेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज, मोबाइल का क्या करते थे ये बताइए? सर, मोबाइल तो यूज होता ही था, इतना तो वो नहीं रह पाते मोबाइल के बिना, बट यू शुड लाइक कि इतना पढ़ना है, फिर उसके बाद तो मोबाइल देखना ही है, खुद को इतना समझाते तो रहो। आपने क्या रखा था, मोबाइल को कब देखना है? ऐसी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, पर मैं ऑफिस में पढ़ती थी, मतलब शॉप में, तो Okay. फोन घर पे छोड़ के जाती थी, मतलब बहुत बढ़िया, 2 बहुत आवर्स बढ़िया। पढ़ने के बाद आई कम बैक एंड चेक द फोन। अच्छा, मतलब देखिए मैंने भी वीडियो इसके ऊपर बना के बताया कि फोन आप देखो बट डिसिप्लिन के साथ देखो। हाँ। जैसे हम लोग लेक्चर में होते 3 घंटे का लेक्चर, तो हम फोन नहीं देखते। तो ये बच्चे, ये चीज़ बहुत गौर फरमाने वाली बात है। आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, 3 घंटे पढ़ाई कीजिए, 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, उसके बाद मोबाइल फ़ोन देखिए। एक और चीज़, थियोरी के पेपर्स में, थियोरी सब्जेक्ट्स के लिए आपने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया था, सॉल्व करने का प्रैक्टिस किया था? मतलब हमारे टाइम पे तो इतना कुछ अवेलेबल था नहीं, क्योंकि न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो सर आपने तो बताया ही था स्ट्रैटेजी कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, उस पैटर्न में मैंने लिखने का ट्राई किया था। पर मेरा पर्सनल ऐसा होता है कि मैं लिखने से ज़्यादा जितना पढ़ती हूँ ना, उतना मुझे ज़्यादा समझता है। मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे पर उनको ज़्यादा सॉल्व नहीं किया था। आई वाज लाइक कि मतलब ये सेम तो पेपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो मैंने देखा क्वेश्चन पेपर कि ऐसे ऐसे केस लॉस आते हैं, फिर आई कीप ऑन रीडिंग, उसके रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े हाँ, ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाए। Yes. तो किंजल ने एक ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की कि इन्होंने जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने देखे, और इन्होंने रेफर क्या किया, इन्होंने क्वेश्चन देखे, उसके बाद आंसर से रिलेटेड प्रोविजंस इन्होंने रेफर किए। ठीक है, क्योंकि इन लोगों का जो हम लोगों का क्लास में जो पढ़ाने का तरीका, उसमें हम लोगों ने इनके इतना लिखवाया था कि आप इमेजिन नहीं करेंगे। तो लेकिन बाकी बच्चों को ये एडवाइस है कि आप लोग लिखिए, बिकॉज इनका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ था। ये किंजल विल कम टू दैट पॉइंट। तो लिखने का भी बहुत मैटर करता है, बट किंजल के केस में इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, तो इनके दिमाग में आइडिया बैठा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो एक स्ट्रेटेजी में, हाँ, तो ये बच्चों को क्वेश्चन देखने चाहिए एग्जाम के पहले। यस सर, डेफिनेटली, क्योंकि तुमको केस लॉस के अलावा वो लोग कुछ भी नहीं पूछेंगे। हर एवरी सब्जेक्ट में यू विल हैव केस लॉस, तो मस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। अच्छा, एक और चीज, कई बच्चे ये सोचते हैं कि ये चैप्टर स्किप कर दें, वो चैप्टर स्किप कर दें, आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आईसीएसआई कहाँ से भी पूछेगा, जो हम छोड़ेंगे वो आईसीएसआई पूछेगा। और ये डायलॉग मैं इनको शुरू से बोलता था कि जो भी आप छोड़ के जाओ ना, वो पूछने वाले। इसलिए आपके पास 2 ही चॉइस है कि आप, सॉरी, एक ही चॉइस है कि आप पूरा पढ़ के जाइए। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, मॉड्यूल कितना रेफर करना चाहिए, किस लिमिट तक रेफर करना चाहिए, नोट्स वगैरह कैसे बनाने चाहिए, उसके बारे में आपका क्या है? मैंने तो 100% आईकैन के नोट्स पे रिलाई किया, मतलब पूरा 100% नोट्स। फर्स्ट रीडिंग तो पूरा नोट से किया था हमारे। अच्छा, एक और चीज, नोट्स हम लोग लिखवा के देते थे। हाँ, लिखवा के भी, और प्रिंटेड नोट्स भी दिए थे हमने। हाँ, दोनों थे। और अगर मॉड्यूल देखना है तो मतलब मेरे पास तो प्रिंटेड मॉड्यूल भी थी नहीं, फोन में ऐसे। हाँ, क्योंकि सिलेबस नया आया था।
तो अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुआ कि ये प्रोविजन कहाँ से है क्या है, तो यू कैन रेफर, बट आई थिंक रिलाइंग ऑन नोट्स इज ऑल्सो ओके। तो हम लोग एक्चुअली हमारी क्लास में हम लोग दो चीज़ें करते हैं, एक बच्चों को प्रिंटेड नोट्स भी देते हैं और हम लोग बहुत सारा लिखवा के देते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जब तक हमने CS के बच्चे को लिखवा के नहीं पढ़ाया तब तक वो मज़ा नहीं आएगा। तो इन थियरी सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम नोट्स भी देते हैं और नोट्स के अलावा क्लासरूम में हम बहुत सारा लिखवाते हैं। बच्चे थोड़ा सा लिखते रहें, कैसा लगता था कि तभी ऐसा बोर्डम लगता है, पर वो बाद में रियलाइज होता है कि ये बेनिफिशियल है। सो अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चे बहुत, जब एक पेपर दे के आते थे और दूसरा पेपर देने जाते थे तब कैसा फील होता था सर? वो उस टाइम समय क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? बहुत प्रेशियस है वो टाइम। मतलब अगर उधर डाउन हो गए ना तो फिर नेक्स्ट डे का पेपर गया। एक तो 8 days कंटिन्यू पेपर, उसमें से यू मीट इतने सारे बच्चे रहते हैं वहाँ पे, कोई कुछ लिख रहा है नहीं, कुछ भी ध्यान में नहीं देने का, सिर्फ खुद को बोलने का मुझे मेरा पेपर अच्छा लिखना है, अच्छे मार्क्स लाने, डू दैट थिंग, और फिर घर पे आने के बाद थोड़ा रेस्ट करो और फिर कीप ऑन रिवाइजिंग। ऐसा करो कि मतलब एक बार सब कुछ देख ले, हम गो थ्रू करें, क्योंकि पढ़ाई तो कुछ होगी नहीं उस दिन, नेक्स्ट डे पेपर है। पूरी नींद करो और फिर सुबह थोड़ा जल्दी उठो और फिर डू दैट, मतलब जितना अपना पढ़ना बाकी है उतना पढ़ लो, एक बार सब कुछ देख लो और जाओ पेपर में। क्योंकि अगर वहाँ पे डाउन हो गए ना कि यार आज का पेपर अच्छा नहीं गया, अभी कल के लिए कैसे पढूं, तो फिर गया। हमको भी ऐसा लगता था कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, कल कैसे करेंगे, पर एक मतलब फ्रेंड्स थे तो एक दूसरे को मोटिवेट किया, नहीं यार निकल जाएंगे, ICS है इतना तो पास कर ही देंगे। अच्छा, और एग्जाम के टाइम पे ये कई बच्चे इतना नेगेटिव सोचते हैं ना, एग्जाम के टाइम पे थॉट्स क्या होने चाहिए दिमाग में? 2 थॉट्स हो सकते हैं कि मैं फेल होने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। एक थॉट होता है कि मैं पास होने वाला हूँ और मुझे अच्छा पढ़ना चाहिए। यही थॉट होना चाहिए कि मैं पास होने वाला हूँ और मैं अच्छा पढ़ता हूँ, तो ही आगे पढ़ पाएंगे, वरना नहीं होगा। रैंक एक्सपेक्ट किया था? नहीं सर, मतलब इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं था रैंक का। मतलब सोचा था, आई वाज सैटिस्फाइड विद माय पेपर्स कि मैं दोनों ग्रुप क्लियर करूंगी, पर इतना किंजल ने एग्जाम के बाद मुझे आगे कहा था कि सर रैंक का तो आई डाउट, बट क्लियर जरूर करूंगी। हाँ। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि शी क्लियर्ड एंड शी आल्सो गॉट रैंक, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एग्जामिनेशन हॉल में कई ये दोस्त मिलते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मैं एग्जाम देने जाता था तो मैं बुक्स वगैरह लेके नहीं आता था, मैं पढ़ाई करता ही था, क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे जाके बुक खोलूंगा तो सब लोग आके बोलेंगे ये मत पढ़, वो मत पढ़, वो पढ़ के आया क्या। तो मैं बुक लेके जाता ही नहीं था एग्जाम देने, मैं डायरेक्टली जाके सीधे पेपर खोलता था और फुल मस्ती करता था एग्जामिनेशन हॉल में। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब मेरा ये प्लस पॉइंट था कि मेरे साथ कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं आए थे सेंटर पे, मैं अकेली थी। अच्छा, होम टाउन से आपने एग्जाम हाँ, दिया? तो कोई मुझे पहचानता नहीं था वहाँ पे। एक बुक में लेके जाती थी साथ में, पर वो भी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पे जाके वो सब रश वगैरह रहता है। इट्स बेटर कि आप घर पे ही पढ़ लो, वहाँ जाके फ्रेश अच्छे से बोलो कि मैं आज का पेपर अच्छा लिखूंगा, जाके लिख दो पेपर, बस। तो किंजल, आखिरी में चाहता हूँ कि आप सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक बोले, क्योंकि किंजल रियली हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। स्टूडेंट्स, हमको हर स्टूडेंट की सक्सेस में बहुत खुशी होती है, बट किंजल इतनी फेथफुल स्टूडेंट है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब कई लोग आके बोलते थे कि यार सर लोगों के नोट्स में बहुत समराइज्ड है, आप ये बुक रेफर करो, वो बुक रेफर करो। और मैं किंजल को हमेशा एक चीज़ बोलता था, खैर अभी तो इसका रैंक है, बट रैंक के पहले भी शायद ये आपको बताया कि किंजल यू आर अ फेथ प्रोडक्ट और आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। तो इस चीज़ की हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे बच्चे इतना आगे निकल जाते हैं। और मेरा भी वादा है कि ये तो वैसे अपने आप में बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बट मैं इसको एक बेहतरीन जॉब दिलवा के रहूँगा, मतलब द बेस्ट जॉब इन अ वेरी गुड कंपनी। ये मेरा वादा है, मेरे जितने भी सोर्सेज हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके थ्रू आई विल डेफिनेटली डू समथिंग गुड फॉर हर। और एंड आई एम वेरी श्योर कि CS प्रोफेशनल में भी ये रैंक लेकर ही आएगी, क्योंकि अब वो एक बार ट्रेंड चालू हो गया तो। और हाँ, फाउंडेशन में इनका रैंक नहीं था। हाँ, फाउंडेशन में नहीं था। एक्चुअली आई एम अ साइंस स्टूडेंट, 11th 12th एंड शी इज अ साइंस स्टूडेंट, या स्टिल यू कैन डू इट। अब सब लोग कर पाओगे। स्टडी हार्ड, स्टे हैप्पी, डू मेडिटेट, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो बस, और पेरेंट्स और टीचर्स को प्राउड फील करो। थैंक यू सो मच। तो किंजल ने भी आपको मैसेज दिया, थैंक यू सो मच।